नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये फिर एक मिसलेनियस सवाल है। मिसलेनियस का मतलब कि कोई इसको स्पेसिफिक कैटेगरी में हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इसलिए एक ही वीडियो में कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये लिख रहे हैं या पूछ रहे हैं, सर कृपया ये बताइए कि इस पेशेंट की कान की खुजली क्यों नहीं ठीक हो सकती है। धन्यवाद सर जी। मतलब ये जो सवाल है ये एक ऐसे केस के कॉन्टेक्स्ट में था जिसको और बहुत सारी बीमारियां थी और हमारे इलाज से वो सब कुछ ठीक हो गया था, परंतु कान के ऊपर जो खुजली थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो फंगस इन्फेक्शन था, बहुत पुराना, बहुत गहरा। तो मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि इसके कान की खुजली नहीं ठीक होगी तो इसके लिए इसको या तो एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगाकर इसको काम चलाते रहना पड़ेगा अपना, या एलोपैथी की एंटी फंगल मेडिसिन्स इंटरनली भी खानी पड़ सकती हैं। पर इंटरनली खाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगाकर फंगस को स्किन के लेवल पर ही दबाए रखें, यानी उसको वही मार दें, किल कर दें। जब जब वो ग्रो करे, जब जब ऑइंटमेंट लगाकर उसको शांत रखें ताकि हम परेशान ना हो या आपका मरीज परेशान ना हो, क्योंकि इचिंग नहीं होगी तो फिर वो कोई भी उसको मानसिक परेशानी नहीं होगी, उसके मन में शांति रहेगी। लेकिन होम्योपैथिक जगत में मेरे इस कथन को बहुत ही गलत ढंग से लिया जाता है कि होम्योपैथी में अगर ऑइंटमेंट लगाएंगे यानी कोई भी लोकल एप्लीकेशन लगाएंगे तो स्किन डिजीज का सप्रेशन हो जाएगा और वो किसी डीपर ऑर्गन में चली जाएगी। तो ये 100% गलत थ्योरी है। ये क्यों आई है समाज में? इसीलिए आई है क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि बीमारी का ओरिजिन कहाँ से होता है, बीमारी कैसे प्रगति करती है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। वो सूक्ष्म कारण हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए इस किस्म की बातें करते हैं कि उसको सप्रेशन हो जाएगा। ये सप्रेशन की थ्योरी 100% गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पेशेंट ठीक होते हैं पर उनको वापस वो बीमारियां नहीं आती हैं जो पहले थी। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई अलमारी बनी हुई है कि एक के बाद एक वहां जाके रख दी जाएंगी बीमारियां, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इनको तुरंत जवाब दिया था कि शरीर में जो कुछ भी सही होने योग्य होता है, इसको दोबारा सुने, बहुत जरूरी है। शरीर में जो कुछ भी सही होने योग्य होता है केवल वही सही होता है। जो कुछ कुदरत सही करती है केवल वही होम्योपैथी से तेजी से सही हो सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया की हर बीमारी सही नहीं होगी, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कोई एक्सटर्नल सपोर्ट देनी पड़ सकती है, तो उसको देनी चाहिए। हमको ये जिद नहीं करते रहना चाहिए कि हम तो होम्योपैथी करते हैं और होम्योपैथी तो कुछ भी कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से गलत है। होम्योपैथी सभी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो नियम कुदरत ने बनाए हैं उनको आप पास नहीं कर सकते। कोई भी मेडिकल साइंस है उसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम से आई हों चाहे वेजिटेबल किंगडम से आई हों, इस नेचर के ही किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, चाहे आपका सजेशन हो, चाहे कोई केमिकल हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, वो है तो सब नेचर का ही हिस्सा। तो यानी नेचर के जो नियम हैं उनके नियम कायदे कानूनों से वो चीज बंधी होती है, उसके दायरे को वो चीज नहीं तोड़ सकती, वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब जड़ होती है, इनर्ट प्रॉपर अंग्रेजी का शब्द है। तो उसका जो फीलिंग है, जो उसका असली मतलब है, उसके हिसाब से इनर्ट कुछ अलग होता है। पर मैं इनर्ट कह रहा हूं कि उसमें स्वयं का फैसला लेने की शक्ति नहीं होती है। वो तो नेचर ने उसको जैसा बनाया है वैसा ही काम करेगी। तो इसलिए
किसी भी दवाई से नेचुरल लॉज को नहीं तोड़ा जा सकता, तो होम्योपैथी भी नहीं तोड़ सकती है। इसलिए जो नेचर करती है इलाज, होम्योपैथिक दवाई उसको एनहांस करती है, क्योंकि ये भी एक नेचुरल साइंस है। इसलिए उसके ये कान की खुजली जो फंगस इन्फेक्शन था ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोगों को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि हम तो ऐसे ही करेंगे। अब और इसके अलावा और भी हजारों बीमारियां हैं जिनको होम्योपैथी ठीक पूरी तरह से नहीं कर सकती। उनके लिए बहुत बार एलोपैथिक लेते रहना पड़ता है, आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे मान लो बहुत सीवियर डायबिटीज है, कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, बहुत थायराइड की जो समस्याएं हैं, या जिनकी ऐसे बॉडी में चेंजेस आ गए हैं जिनको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे बोन्स की कार्टिलेज, जो नी बोन्स जॉइंट्स हैं उनकी कार्टिलेज घिस जाती है, डिस्क स्पेस कम हो जाती है या बिल्कुल घिस जाती है, बोन्स की कैरीज हो जाती है, ऐसे हजारों चीज़ें हैं। या हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। ऐसे अनेकों बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता है। कैटरैक्ट हो जाता है, वो ठीक नहीं हो सकते किसी भी दवाई से। अब मान लो आपकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, और आपने जिद करी है कि मैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक का सपोर्टर हूँ और होम्योपैथी ही खाऊंगा, उसी से ठीक करूंगा, तो फिर ये आप अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज के मरीज को हमें होम्योपैथी नहीं देनी है, बिल्कुल होम्योपैथी देनी है। जैसे जैसे वाइटल फोर्स रिकवर होगा, उसकी ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज की बीमारी भी कुछ कम हो जाएगी, कुछ ठीक हो जाएगी। जो डायबिटीज आगे एडवांस होते रहनी चाहिए थी, होती रहती है, वो हमारे इलाज से रुक जाती है, कम हो जाती है, और उसके जो डैमेजिंग इफेक्ट हैं डायबिटीज के, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो एलोपैथिक वाली गोली है वो नहीं खानी है। आप उसको खाते खाते भी होम्योपैथी का इलाज लें तो आपकी सेहत धीरे धीरे सुधरेगी, और जो नॉर्मली एलोपैथी की खुराक उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती है, वो बढ़ना बंद हो जाएगी, और हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी भी, डोज की क्वांटिटी भी कम हो जाए। तो ये भी एक सुधार का लक्षण है। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा, कोई एलोपैथिक नहीं खाऊंगा, या और कुछ काम ऐसा नहीं करूंगा जिसको आप होम्योपैथी के अगेंस्ट समझते हैं, तो फिर आपका ठीक होना संभव नहीं है। आप अपनी जान को खतरे में खुद डाल रहे हैं अपनी अज्ञानता और जिद के कारण। इसलिए हमको बहुत फ्लेक्सिबल होना होता है और हमें समझना होता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो जिद से फायदा नहीं होता है। इसलिए हमको बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए उस पैथी की जिसके द्वारा हम रोगियों का इलाज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी में एक और प्रश्न ले लेते हैं, हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। एक डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, सर इस केस में रिपर्टराइज करने पर आर्निका भी प्रोमिनेंटली मतलब उभर कर आ रही है, तो हम आर्निका का सिलेक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? ये डॉक्टर साहब ने किसी वीडियो के जो भी मैंने केस अपलोड किया होगा उसको इन्होंने देखा और उन्होंने रिपर्टराइज किया अपने बुद्धि के हिसाब, अपनी समझ के अनुसार, और पाया कि आर्निका भी रिपर्टराइजेशन में आ रही है, उभर कर आ रही है। उभर कर आने का मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लूसिव आ रही है, तो उसके साथ साथ और भी दवाइयां हैं और आर्निका भी है। तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक एक दवाई, मान लो रिपर्टराइज करने के बाद आपको 4 दवाइयां आ गई फाइनल में जिनका एक ही जैसा मार्क्स है, एक ही जैसे रूब्रिक
कवर कर रहे हैं और सबके रूब्रिकों की जो ग्रेडिंग है वो भी समान है। तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप मैट्रिया मेडिका में उनकी नेचर को पकड़ोगे कि वो एक दवाई की नेचर कैसी है, तो क्या वो रोगी से मिलती है। यानी उन लक्षणों को आधार पर, जो भी आपने 5, 4, 10 लक्षण लिए हैं रिपर्टराइज करने के लिए, उनके अलावा भी कुछ और लक्षण उस रोगी में देखोगे और फिर रिपर्टराइजेशन में डालोगे, तो ये दवाइयों का सिलेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो आर्निका का स्वभाव दूसरी दवाई से अलग होगा जो मैंने प्रिस्क्राइब की थी, अलग होता ही है। तो इसलिए आर्निका नहीं दी जा सकती। दवाई का तो एक ही दोगे जो वर्तमान अवस्था है उसमें जो प्रीडोमिनेटिंग परसिस्टिंग सिम्टम होते हैं वो जिस दवाई से मैच करेंगे उस दवाई का सिलेक्शन करना है। अब कभी कभी हमें लगता है कि दोनों दवाइयां इतनी सिमिलर हैं, मान लो एक 9 है तो दूसरी 10 है, तो हमको ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों अलग अलग हैं या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो वो हमारी जो नॉलेज है उसकी कमी है। तो उसको सुधारने के लिए हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए खुले दिमाग से, और जो चीज गड़बड़ है, हमको नहीं आती है, तो वो हमें उस सत्य को स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो फिर ऐसे सवाल नहीं आएंगे। तो पर मैंने कमेंट करके इतना लंबा जवाब इसको वहां देना संभव नहीं होता है, इसलिए तो मैं वीडियो में दे रहा हूं। वहां मैंने इसको जवाब दिया था, कृपया मेरे चैनल पर आर्निका पर बनाए हुए वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आई गई है वहां पर ये दवाई। तो मतलब फिर आप उसको समझ जाएं। इसका सीधा मतलब है कि मेरे वीडियो से इन्होंने आर्निका को सीखा नहीं है, उसकी जो ट्रू नेचर है वो ये नहीं सीख पाए हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे हर वीडियो को आप बार बार 10 बार 20 बार 50 बार भी देखेंगे तो आपको उस वीडियो की गहनता समझ आएगी, फिर आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे। तो एक और धन्यवाद।